बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। मैं हूं तारिक मतीन। मुल्क में एहतिसाब का इदारा नैब अदालत से रुजू कर रहा है। नैब चैलेंज करने जा रहा है डॉक्टर आसिम के उन मेडिकल सर्टिफिकेट्स को जो उनकी सेहत को शदीद तशवीशनाक करार देते हैं। नैब का मौक़िफ़ है कि डॉक्टर आसिम के सर्टिफिकेट्स उनके मुल्क से फरार का बहाना है। डॉक्टर आसिम को जिना अस्पताल से कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका तफसीली मुआयना किया गया। उनके इस तफसीली मुआयने के बाद 3 माहिरीन अमराज़ क़ल्ब ने अपने दस्तखत से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आसिम को रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की ज़रूरत है। उन्हें एक मुस्तकिल पेस मेकर लगाने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह इलाज बैरून मुल्क मुमकिन है। डॉक्टर आसिम ज़ेरे हिरासत हैं, उन पर करप्शन के मुकदमात हैं। इल्ज़ामात हैं तकरीबन 480 अरब रुपए की करप्शन के, और साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। इस मामले पर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के एडवाइजर आदिल गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइए, नैब चैलेंज करने जा रहा है डॉक्टर आसिम के मेडिकल सर्टिफिकेट्स को। आपने केस को गेज किया, कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, ये जो है पाकिस्तान में करप्शन जो है वो करने वाले तो बहुत हैं, मगर इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो करप्शन को रोकने वाले इदारे हैं वो नाकाम हो गए, और उनकी नाकामी की वजह से करप्शन बढ़ी है। सबसे बड़ा केस जो हाल में डॉक्टर आसिम के अरेस्ट का है, जो कि इसको आज 1.5 साल हो गया है, उसके ऊपर जो है इस वक्त 3 तो नैब में रेफरेंसेस हैं। एक तो है 480 अरब रुपए का पेट्रोलियम का, जिसमें कि वो जो है बहुत सारे सेक्रेटरीज और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इन्वॉल्व हैं। दूसरा रेफरेंस जो है वो ज़मीनों की करप्शन का है। हॉस्पिटल इलीगल बनाया, ज़मीनें कोई हज़ारों एकड़ जो है, सैकड़ों एकड़ हैं, और जो कि अरबों रुपए की ज़मीनें जो हैं वो हथियाली हैं, और उनका जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट का मिस यूज़ किया, वो ट्रस्ट के अंदर बेनिफिट नहीं कर सकते थे। ये रेफरेंस जो है नैब के। तीसरा रेफरेंस उनका जो है वो है अपना सुई गैस का, JJVL का, जो 17 अरब रुपए का जो फ्रॉड हुआ था वो है। चौथा रेफरेंस इंक्वायरी जो चल रही है वो, यानी इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से रेफरेंस के करीब है, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को जो पैसा दिया गया था और इलीगल दिया गया था, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या वो केस है। चौथा रेफरेंस जो है वो, 5वां रेफरेंस जो आने वाला है वो है प्रो गैस की जो परचेज़ कराई थी इन्होंने SSGCL ने, उसके ऊपर जो है वो 1.5 अरब का लॉस हुआ था। तो इन चीज़ों को, यानी आप ये देखें कि ये करप्शन का एक छोटी सी एग्जांपल है, और इसके लिए यानी आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इसके लिए क्या हमारे क्या नाम है इनका, निसार चौधरी निसार साहब, उन्होंने ये बयान दिया है ओपनली कि हमसे पीपल पार्टी जो है वो चाहती है कि 2 केसेस पे हम उसको मदद करें, एयान अली के और डॉक्टर आसिम के बेल के लिए, और हम ये नहीं कर रहे और नहीं कर सकते कि ये अदालत में मामला है, नैब का मामला है, हमारा मामला नहीं है। और उसकी वजह से आज जो है ये इस वक्त जो है लेटेस्ट जो जिस पे आज आपने निशानदेही कही है कि एक सर्टिफिकेट इशू किया है जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर ने, जिसमें ये कहा गया है कि डॉक्टर आसिम को जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये फरमाइए, ट्रांसपेरेंसी का इदारा क्या मौक़िफ़ रखता है मुल्जिम को हासिल कानूनी हुकूक के हवाले से? कानूनी हकूक जो हैं बिल्कुल होने चाहिए, और ये हर शख्स का बुनियादी फ़र्ज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ये, और उसमें कहीं पर भी जो है वो झोल नहीं आना चाहिए। मगर कानून का मिस यूज़ करना जो है, मिस कैरेज ऑफ कानून, उसकी इजाज़त जो है वो ना कोई देता है, ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस पर बर्दाश्त करेगी। आप इसके मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट की जो आपने बात की है, कि ये 2 केसेस जो हैं इस वक्त इन्हीं के हवाले से चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि यहाँ पर गिलानी साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्दाश्त नहीं करेगी, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पास ऑप्शंस क्या हैं बर्दाश्त ना करने की सूरत में? हमारा सिर्फ काम ये होता है कि हम विसल ब्लोअर हैं, और हम एक चीज़ जो गलत होती है तो हम उसको हुकूमत के नॉलेज में
अकाउंटेबिलिटी इदारों के नॉलेज में, कोर्ट के नॉलेज में ले आते हैं और हम बताते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये कानून है और इसके हिसाब से करें। और इस पे नैब ने बहुत सारे एक्शन, कोई 15-20 करप्शन के केसेस हमारे निशानदही पे किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और आप अब भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आपका मौक़िफ़ है। आदिल गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ एट 5 को वक्त दिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एडी ख्वाजा की। मुराद अली शाह और सिंध की मुक़्तदर शख्सियात आईजी सिंध एडी ख्वाजा को जबरी छुट्टी पर भेजकर मुतमईन थीं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने इत्मीनान और जबरी छुट्टी की ही छुट्टी कर डाली है। हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया है। एडी ख्वाजा को काम जारी रखने का परवाना जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में आईजी सिंध की जबरी रुखसती के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एडी ख्वाजा अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं। उन्होंने महकमा पुलिस में मेरिट पर भर्तियां की, उन्हें मेरिट पर काम करने की वजह से हटाकर जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर यह रिपोर्ट देखिए। आईजी सिंध की जबरी रुखसत का मामला, शहरियों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने पुलिस में होने वाली भर्तियां मेरिट पर करवाई। इनके दौर में पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर हुई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आईजी सिंध का तकर्रुर 3 साल के लिए होता है, कबल अज़ वक्त हटाया नहीं जा सकता। एडी ख्वाजा को जबरी रुखसत पर भेजकर फारिग किया जा रहा है, अमल दरामद रुकवाया जाए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में आईजी सिंध एडी ख्वाजा को ओहदे से न हटाने का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी और दीगर फरीकैन से 12 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। एडी ख्वाजा को 19 दिसंबर को जबरी रुखसत पर भिजवाया गया था। इस मामले पर अदालत से रुजू किया मारूफ गुलूकार, अपने गानों से अवेयरनेस फैलाने वाले शहजाद रॉय ने। शहजाद रॉय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बहुत शुक्रिया न्यूज़ एट 5 को वक्त देने का। फरमाइए, आपने क्यों महसूस किया कि इस मामले पर अदालत से रुजू करें आप? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिविल सोसाइटी की जो बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, एक जिसमें नाजिम हाजी हैं जो कि CPLC जिन्होंने बनाया पहले, करामत साहब हैं, कीला, और बहुत सारे पिटिशनर्स हैं, और फैसल सिद्दीकी साहब हैं लॉयर जिन्होंने पिटिशन फाइल की। ये पिटिशन जो है ये 2002 के पुलिस ऑर्डर को दोबारा लाने के लिए है बेसिकली, और पूरा पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए पिटिशन दायर की गई है। और एडी ख्वाजा साहब का इसमें एक एग्जाम्पल थी कि 3 साल के टेन्योर को किस तरह से ख़त्म कर दिया जाता है किसी वक्त भी, तो वो उसका एक पार्ट था जिसका आज एक डिसीजन आया बहुत अच्छा। बट लेकिन असल में मीडिया ये बात आई थिंक पूरी बात करनी चाहिए, बिकॉज ये 2002 के ऑर्डर को दोबारा लेकर आना है, बिकॉज अभी 1861 का ऑर्डर चल रहा है। तो ये डीपोलिटिसाइज हो जाएगी पुलिस अगर ये पिटिशन अगर एक्सपेडाइट होती है और अगर ये डिसीजन इसकी फेवर में आ जाता है, जो कि आई होप अल्लाह करे आए, तो ये जितनी भी आप देखते हैं भर्तियां और बहुत सारे और इश्यूज हैं, ये सारे रिजॉल्व। ठीक है शहजाद, डीपोलिटिसाइज होना पुलिस का बहुत ज़रूरी है, ये सभी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी मानते हैं, इस बारे में बात करते हैं। एडी ख्वाजा की पीरियड में कोई तब्दीली आपने भी महसूस की कराची में कि अदालत से रुजू किया गया इस मामले पर? जी, उनकी रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है और वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पुलिस के लिए, और उनको जिस तरह से हटाया है वो भी मेरे ख्याल से बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन था। बट लेकिन मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी पुलिस रिफॉर्म के ऊपर एक पिटिशन है और उसको इसी तरह लिया जाए कि कोई भी IG आए, चाहे वो एडी ख्वाजा साहब हों या कोई और हों, उनको इस तरह से हटाया नहीं जा सकता, ना भर्तियां इस तरह से की जा सकती हैं। और ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो 2002 के जरिए पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, सिविलियंस की इसमें सिविल सोसाइटी की इनपुट होगी पुलिस के अंदर, तो एक पूरा ऑर्डर है जिसको दोबारा हमें लेकर आना है, और बाकी पाकिस्तान में भी यही ऑर्डर चल रहा है, सिर्फ सिंध के अंदर 1861 का लेकर आए। तो आई थिंक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम सब इसलिए एक साथ जमा हुए हैं बिकॉज हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में, मैं एजुकेशन रिफॉर्म में करता हूँ, बाकी लोग और जगह काम करते हैं, बट क्योंकि हम कराची में रहते हैं और हमने देखा है कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि वाकई घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था लोगों के लिए। तो अगर ये वो कहते हैं ना, इट्स नॉट नाउ देन व्हेन, इट्स नॉट यू देन हु, तो ये वक्त है, इट्स अबाउट टाइम कि हम सबको बाहर निकलना चाहिए और अपनी पुलिस को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको रिफॉर्म करने की आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया शहजाद रॉय, आपने हमें। ब्रेक लेंगे न्यूज़ एट 5 में, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वजीर आजम ने आज चश्मा 3 का इफ्तिताह किया। इस पर बात करेंगे, हुकूमत 2018 के ख्वाब को हासिल करने के लिए किस रफ्तार से बढ़ रही है, इसका भी जायजा लेंगे।
वेलकम बैक। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 340 मेगावाट के चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम आज इस मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए मियां वाली पहुंचे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और सरताज अजीज इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। ये बिजली घर पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन और चाइना न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के इश्तिराक का नतीजा है। इसके साथ साथ एटमी तवानाई कमीशन के कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट K2 और K3 वस्त मुद्दती हदफ है, जिसके जरिए 8,800 मेगावाट इजाफी बिजली 2030 में नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। इस तमाम सूरत हाल का हम तजिया लेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने न्यूज़ एट 5 को वक्त दिया। सर फरमाइए, वजीर आजम ने आज जब ये इफ्तिताह किया, एक बार फिर मुखालिफिन पर तनकीद की और एक बार फिर दोहराया कि 2018 लोड शेडिंग फ्री साल हुकूमत बना देगी। हुकूमत अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए जिस रफ्तार से बढ़ रही है, मुमकिन नजर आ रहा है आपको ये? देखिए, पाकिस्तान का जो तवानाई का शोबा है उसके दो बड़े मसले हैं। पहला वाला मसला ये है, बिजली की फराहमी का इशू है कि लोड शेडिंग करनी पड़ती है, और दूसरा बड़ा इशू है कि बिजली की कीमत, हमारी कीमत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब आपने बताया कि 340 मेगावाट का ये एटमी बिजली घर नेशनल ग्रिड में चला जाएगा। 340 का मतलब ये है कि इस वक्त मुल्क में जो सलाहियत है, जो पैदावारी सलाहियत है, वो तकरीबन 22,000 मेगावाट की है। तो हम तकरीबन 1.5% इजाफी सलाहियती पैदावार जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो 1.5% का मतलब है कि ना इधर ना उधर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 22,000 मेगावाट में 340 मेगावाट मजीद ऐड कर देना। जहां इशू मेरी नज़र में, जो बड़ा इशू मेरी नज़र में आता है वो ये है कि एटमी बिजली घर आप जब बनाने जाते हैं तो उसकी जो कीमत है, जो उसकी कैपिटल कॉस्ट है, वो तेल के बिजली घर के मुकाबले में कोई 500% ज़्यादा होती है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है। तो जिसका नतीजा ये होगा, अगर बिजली घर के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो जो बिजली वहाँ से बनाई जाएगी वो यकीनी तौर पर बड़ी महंगी होगी। तो जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, बिजली की फराहमी, वो 1.5% ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सही कीमत, वो बिजली की कीमत इस बिजली घर से जो है वो बहुत ही महंगी निकलेगी। ठीक, डॉक्टर साहब ये भी फरमाइए, वजीर आजम ने इस मौके पर जब खिताब किया है, मुखालिफिन पर एक बार फिर तनकीद की, मैंने इंट्रो में भी बताया। वजीर आजम ये कहते हैं लोड शेडिंग फ्री 2018, ये जो ख्वाब मुसलसल दिखाया जा रहा है अवाम को, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा? देखिए, एक बड़ी हकीकत जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, इस वक्त मुल्क के पास जो पैदावारी सलाहियत है हुकूमत के अपनी फिगर्स के मुताबिक वो 22,000 मेगावाट की है। अगर वो हम सारी चला पाएं तो इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो सकती है। हमारा प्रॉब्लम जो लोड शेडिंग का है वो पैदावारी सलाहियत की वजह से नहीं है, वो काबिलियत की वजह से है, वो गवर्नेंस इशू है, वो हमारे सर्कुलर डेट जो सर्कुलर कर्जाजात हैं, गर्दशी कर्जाजात हैं, उनकी वजह से है। इस वक्त अगर 22,000 मेगावाट में से 16, 17, 18,000 मेगावाट भी चला पाएं तो पूरे मुल्क में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं होगी। हम चला नहीं पा रहे। एक और बात बताइए, ये हुकूमत का वादा है कि 2018 तक बिजली सस्ती भी हो जाएगी। बहुत टेक्निकल चीजें छोड़कर आम आदमी ये जानना चाहता है कि ये वादा सियासी वादा है या ये प्रैक्टिकल वादा है? इस वक्त ऐसे लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल वादा नहीं है, ये सियासी वादा है। जो बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क के साथ है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन इशू के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि 17-18 हज़ार से ज़्यादा मेगावाटेज जो है वो अपने सिस्टम के थ्रू निकाल के हमारे सार्फिन के पास दुकानों में या घरों में पहुंचा सके। हमारे पास पैदावारी सलाहियत मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उतना उस काबिल नहीं है कि वो ले जा सके। हमारा सारा फोकस इस वक्त जो है वो पैदावारी सलाहियत पे है और हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम, इस तमाम सूरत हाल का तज्जिया कर रहे थे। और डॉक्टर फर्रुख सलीम ने जो बताया, आपने जाना कि इस वक्त बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन गवर्नेंस के और सिस्टम के मसाइल हैं जिनकी वजह से हमें शदीद लोड शेडिंग का सामना है।
मेयर कराची वसीम अख्तर की 100 रोज़ा सफाई मुहिम के 27 रोज हो चुके, 28वां रोज है। रोजाना 15,000 टन कचरा पैदा करने वाले कराची में आपको सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, पार्क्स में, गली में, मोहल्ले में, हत्ता के बाज मकामात पर सड़क के दरमियान भी कचरा मिल जाएगा। हाल शहर कायद का इतना बुरा है कि अब सोशल मीडिया पर भी ये लिख दिया गया है कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएगा कचरा, ढूंढे से इस शहर में सफाई न मिलेगी। सफाई मुहिम के दौरान इन 28 दिनों पर अब तक की कारकर्दगी पर सबसे पहले जानिए कि कराची के बासी क्या कहते हैं। मेयर साहब, एक नज़र तो मारें, देखें अपना हमारा हाल क्या है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर काटते हैं, इतना ना खाने का कोई हज नहीं होता। मेयर साहब का काम है ये, इस इलाके में इतने दिन की मुहिम चलाई, कहाँ है कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, हर बंदा अपने कामों में लगा हुआ है। कराची के शहरियों का कहना आपने जाना। 100 में से 28 दिन बीत रहे हैं, मजीद क्या हालात हैं जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 92 न्यूज़ कराची की ब्यूरो चीफ इमरान अहमद। इमरान, आप बताइए इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? इन 28 दिनों में 100 में से 28 दिन चले गए, असरात क्या नजर आए हैं? देखिए, मैं कराची में रहता भी हूँ और यहाँ पे पैदा भी हुआ हूँ, यहाँ पे सफ़र भी करता हूँ, तो और कंपैरिजन भी करता हूँ। जब भी मुशाहिदे में बात आती है तो कराची बद से बदतर होता जा रहा है। और ये जो मुहिमात होती हैं, और उसके लिए ये जो मैं इसको ड्रामेबाजी कहूँगा कि झाड़ू पकड़ के झाड़ू दे दीजिए वसीम अख्तर ने या फला ने या किसी ओहदेदार ने या किसी सियासतदान ने झाड़ू दे दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये झाड़ू पकड़ना तो दरकिनार, ये वहां से गुजर नहीं सकते। इनको पता नहीं है कि जिला वस्ती में क्या असर हुआ हुआ है, जिला गरबी में क्या असर हुआ हुआ है, जिला जनूबी में क्या असर हुआ हुआ है। 15 यूसी में अगर ये 100 दिन में काम करेंगे, जो इन्होंने ऐलान किया है कि जी 15। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इमरान शिकवा ये करते हैं मेयर कराची के, उनके हाथ पांव बंधे हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है। हाथ पांव कितने बंधे हुए हैं मेयर कराची के? हाथ पांव उतने, ये इनको जब सोचना चाहिए था जब गवर्नर हाउस में बैठकर पीपल्स पार्टी से ये मुज़ाकरात करते थे और अपने हाथ से ट्रे में तोहफे में सजाकर इन्होंने ये इख्तियारात से दस्तबरदारी इख्तियार की। जो SLGO 2001 के साथ इनको इख्तियारात हासिल थे, वो ट्रे में सजा के हुकूमत सिंध जो इनकी कभी पार्टनर होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी होती थी, उनको दे दिए। तो अब काय का शिकवा, अब काय का रोना रो रहे हैं? क्यों इलेक्शन लड़े इन्होंने बे इख्तियार मेयर के, जब ये कुछ नहीं कर सकते? इस प्रॉब्लम के पैदा होने में ये खुद भी हिस्सेदार है। इमरान, ये भी बताइए कि हुकूमत सिंध खुद कहां खड़ी है इस मसले के हल के लिए? वो खुद कितनी कोशिश करती दिखाई दे रही है, उसकी विल कितनी है? देखें, उसने तो शहरी और दही इलाकों का फर्क ही मिटा दिया हुकूमत सिंध ने। आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, आप जो अंदरून सिंध के दूर दराज इलाके हैं वहां चले जाएं, या जो शहर हैं, सक्खर है, कराची है, हैदराबाद है, आप उनको देख लें, उनमें कोई फर्क नहीं रहा है। तो हुकूमत सिंध ने तो मेरा ख्याल है तहैया किया हुआ है कि ये फर्क मिटा देगी इस तरीके से कि तरक्याती काम करा के दही इलाकों में नहीं करेगी, बल्कि दही इलाकों में तो काम कराया ही नहीं जाएगा, जो जैसे थे वहीं होंगे और वैसे ही रहेंगे। लेकिन फिर ये क्यों मुमकिन है इमरान कि हमें शहर के मुतमव्वल इलाकों में हमें सिचुएशन बेहतर नजर आ रही है? ये क्यों है? कहाँ बेहतर नजर आ रही है सूरत हाल? शहर के मुतमव्वल इलाकों में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में हाल उतना बुरा नहीं है जितना बाकी कराची में। डिफेंस में KMC या बल्दियाती इदारों का असर रसूख नहीं है। डिफेंस DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर में आते हैं, वहां सफाइयां होती हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बेल्ट पानी और सेवरेज का जिम्मेदार है, वहां पे मेयर का कोई असर रसूख नहीं है। हाल बत्ता यह है कि मेयर साहब रहते DHA में, इसलिए उनको सारा शहर साफ नजर आ रहा है। बाकी जो इलाके हैं, जो जहां पे जिसकी नुमाइंदा जमात कहलाती है MQM, उनके जो वोटर्स हैं उन इलाकों में जाके देख लें, गली महल्लों में जाके देख लें, सेवरेज भी बह रहा है और कूड़ा करकट की तो बहुत ही बुरी हालत है। अंबार लगे हुए हैं कूड़े करकट के और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। इनके दफातर में लोग नहीं बैठ रहे हैं जहां पर जाके लोग शिकायत दर्ज कराएं। तो ऐसी सूरत हाल में कराची के देखें, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कराची के शहरियों ने, इन्होंने वोट मांगा, कराची के शहरियों ने वोट दिया, ये मुंतखब हुए। कराची के शहरियों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि इनके इख्तियारात हैं या नहीं। वो भारी टैक्स भी दे रहे हैं, वो यहाँ पे रह भी रहे हैं, इनको वोट भी दे रहे हैं, उसके बाद इनका रोना पीटना भी सुने कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है। क्यों सुने? वो उनका कोई
उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको शहर साफ सुथरा चाहिए, उनके बहुत कनेक्शन शुक्रिया। 92 न्यूज कराची ब्यूरो अहमद भरपूर तर्जुमानी कर रहे थे कराची के एक शहरी के मसाइल की और इनकी मुकम्मल तस्वीर आपके लिए पेश कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उस कमर की जो टूटी हुई है और उस पर बोझ मजीद बढ़ता जा रहा है। वेलकम बैक टू न्यूज एट 5। गरीब पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कर्जों का बोझ अवाम पर लादने का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदादोशुमार बताते हैं कि हुकूमत ने रवां एक बरस में 23 खरब से जायद के कर्जे लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2016 तक जो कर्जे लिए उनमें मकामी जराए से 1431 अरब रुपए और बैरूनी जराए से 529 अरब के कर्जे शामिल हैं। हुकूमत ने 123 अरब के प्राइस बॉन्ड भी फरोख्त किए हैं। हुकूमत के तरक्की के बुलंदो बांग दावे एक जानिब और ये आदादो शुमार दूसरी जानिब, इस पर बात करते हैं माहिर उमूर मुआशियात शफकत महमूद साहब इस वक्त न्यूज़ एट 5 में मेरे साथ मौजूद। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइए सर, एक जानिब हुकूमत के कामयाबी के दावे हैं, दूसरी जानिब ये आदादो शुमार हैं। इन दावों के सामने ये आदादो शुमार कितने तशवीशनाक हैं? अच्छा, जैसे आप खबर शनास हैं, उसके लिए तो ये खबर नहीं होनी चाहिए थी। खबर ये होती कि हुकूमत ने कर्जे लेने बंद कर दिए जी। आप ये बता रहे हैं ये कर्जे ले रहे हैं। अभी आपने जो फिगर दी वो बताया कि 2300 खरब रुपए इन्होंने कर्जे लिए और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता है वो तकरीबन साल का इस वक्त तक महीना जो है वो है 3600 बिलियन। इससे मुराद है कि 66% जो है वो सिर्फ आप कर्जों पर लगा रहे हैं। तो बाकी किधर गए? यानी आपने जो अगर कुछ तरक्याती मंसूबे करने हैं, कोई भी हेल्थ पर करना है, एजुकेशन पर करना है, कुछ भी करना है, तो वो कैसे करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती, क्योंकि हमेशा हुकूमत के पास एक ही टूल होता है, वो होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना। अब रेवेन्यू का 66% से लेकर 70% कर्जों को उतारने पर है। दूसरी बात मैं बताता चलूं कि इसमें अगर आप आगे थोड़ी सी बाइफर्केशन करें तो 85% लोकल कर्जों देने पर है और 15% तकरीबन बैरूनी कर्जों पर है। अगर तीसरी बात आप देखें तो हुकूमत ने अपना इंटरेस्ट रेट बड़ा कम रखा हुआ है और बताते क्या है कि इन्फ्लेशन बड़ी कम है इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट कम रखा है। ये नहीं बताते कि चूंकि कर्जे हम ही लेते हैं इसलिए इंटरेस्ट रेट कम रखा हुआ है। ठीक, ये भी फरमाइए शफकत साहब, जब ये हुकूमत जाएगी तो नई हुकूमत के लिए क्या छोड़ कर जाएगी? शफकत महमूद साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आप बता रहे हैं 23 खरब से जायद के कर्जे लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से और अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2016 तक जो कर्जे लिए गए हैं उनमें मकामी ज़राए से 1431 अरब और बैरूनी ज़राए से 529 अरब के कर्जे लिए गए हैं। शफकत महमूद साहब का ये कहना है कि रेवेन्यू हुकूमत का वाहिद टूल होता है। जब हुकूमत बजट बनाती है अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपने अहदाफ के हुसूल के लिए। शफकत साहब, ये फरमाइए, आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ था, जब ये हुकूमत जाएगी तो आने वाली हुकूमत के लिए क्या छोड़ कर जाएगी? अच्छा, जैसा ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल रैम्बलिंग होती है या समर साल्ट होती है तो एक पार्टी जाती है, एक जैसी पार्टी फिर आ जाती है, वो भी फिर कर्जे लेना शुरू कर देगी। तो वो तो कोई इशू नहीं है इनके लिए। बात यह है कि अगर कोई न्यूट्रल पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है उसके लिए तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आती वो कैसे करेंगे। उनके लिए तो 4-5 साल सिर्फ ये कर्जे उतारते लग जाएंगे। उन्होंने बंदों के लिए करना क्या है? फिर ये कहते हैं जी ये डेमोक्रेसी वाले जो जमहूरियत के जिस किस्म की जमहूरियत हमारे पास है कि कोई किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो हमारा लॉ ये कहता है कि आप 60% से ज्यादा आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर ही नहीं सकते। ये 60 से ज्यादा 65, 67, किसी जमाने में 75 भी होता था।
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی جینون حکومت آئے گی تو وہ کیسے ان مراحل سے گزر سکے گی کہ کچھ ایسے پیسے ان لوگوں کو بھی لٹا دیں، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اعلان کر دیں. تو یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے شفقت صاحب؟ پھر بھی کہ عالمی معاشیاتی اداروں کی جانب سے کی جانے والی تعریفوں کی بھی ہمارے وزیر خزانہ، ہمارے حکمران بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب کچھ بدل گیا، اب ترقی آ گئی، ایک نیا دور آ چکا. یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی؟ اچھا، اس پر ایک مکمل ایک نشست ہو سکتی ہے کہ ترقی جو ادارے ہیں نا وہ اپنی ترجیحات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. جب 2013 میں انہوں نے لیٹر آف کنوینس اپنا سائن کیا ود دی IMF ورلڈ بینک کے ساتھ، IMF کے ساتھ، انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ صرف امیروں پر ٹیکس لگائیں گے، ٹیکس کا دائرہ بڑھا دیں گے. لیکن جو بھی انہوں نے وعدے کیے اس سے وہ یہ واپس ہوتے رہے. اور IMF کو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. IMF کو تو صرف یہ ایشو ہوتا ہے کہ بھی ان کے جو پیسے انہوں نے دیے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں. ان کو کسی طریقے سے نہیں ہے کہ آپ بینک سے وڈرال کر رہے ہیں، کوئی بندہ حج سے جا رہا ہے، وہ حج کی اپلیکیشن اس کی واپس ہوگی ہے، اس سے پیسے، کسی اسٹوڈنٹ کا اسکالرشپ ہے اس نے پیسے نکلوائے ہیں، وہاں سے بھی یہ ٹیکس لگا لیتے ہیں. دے ڈونٹ جسٹ کیئر اباؤٹ دس تھنگ. اور جب حکومت بتاتی ہے عوام کو زر مبادلہ کے ذخائر کے بارے میں اور ریزروز کے بارے میں، تو وہ کتنی ٹرو پکچر پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے؟ آپ سنیں، اگر آپ تو جیسے بڑے کین سے مرادہ کے بڑے مائنیوٹلی فالو کرتے ہیں، تو ہمارے جو ریزروز ہیں گر رہے ہیں. اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ لگاتار ہی گر رہی ہے اور امپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے. اور امپورٹ بڑھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری کسی انڈسٹری کی امپورٹ بڑھ رہی ہے، وہ جو یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کے لیے جو امپورٹ آ رہی ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو جس کو بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں وہ وسیع تر دائرہ چلتا جا رہا ہے. ہماری مثلا اگر آپ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیزل کے اوپر ٹیکس 28 سے بڑھا کر 32، یعنی اگر 17% پر یہ ٹیکس لگائیں ڈیزل پر، تو آج بھی ڈیزل پاکستان میں عام آدمی کو 40 روپے کا ملے گا، لیکن ملتا 75 روپے سے اور 75.65 پر مل رہا ہے. یعنی ڈیزل از اے را مٹیریل فار یور انڈسٹری. حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی سب اچھا کی رپورٹ ایک رپورٹ ہے. شفقت محمود صاحب تجزیہ کر رہے تھے اس تمام صورتحال کا. بہت شکریہ آپ کا. عدالت سے خبر آ رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے DTH کی نیلامی غیر قانونی قرار دے کر کل عدم قرار دے دی ہے. محترمہ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں فل بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ براڈ کاسٹر بھی ڈسٹریبیوٹر بن سکتا ہے. فیصلے میں پیمرا کی دفعہ 13 کی ذیلی دفعہ 3 کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. 14 ارب 69 کروڑ میں 3 DTH لائسنس فروخت کیے گئے تھے جن کی میعاد 15 سال تھی. جب یہ عمل انجام دیا گیا تب بھی لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کے اس عمل کو روکا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے پیمرا کو مشروط اجازت دی تھی جس کے بعد یہ عمل انجام دیا گیا. اب بات کریں میلبرن ٹیسٹ کی. میلبرن ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستانی بیٹنگ لائن نے 400 سے زائد رنز بنا کر ایک سنگ میل عبور کر لیا، مگر پاکستان ٹیم کی اننگز سے بڑی خبر اظہر علی کی ڈبل سینچری بن گئی. اظہر علی کی یہ اننگز ریکارڈ ساز ہے. اس اننگز کے ذریعے اظہر علی ایک سال میں 2 بار ڈبل سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باز بن گئے. اس سینچری کے ذریعے اظہر علی آسٹریلوی سرزمین پر ڈبل سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بیٹسمین بن گئے. اظہر علی اس سینچری کے ذریعے میلبرن کے گراؤنڈ پر ڈبل سینچری بنانے والے پہلے اوورسیز اوپنر بھی بن گئے ہیں. اس سینچری سے پہلے آسٹریلیا میں سب سے زیادہ انفرادی پاکستانی سکور کا ریکارڈ ماجد خان صاحب کے پاس تھا جنہوں نے 1972 میں 158 رنز بنائے تھے. اظہر علی کی اس اننگز پر پاکستان کے اس ٹیسٹ پر بات کریں گے. سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ بہت بڑی اننگز کھیلی ہے اظہر علی نے، بہت ریکارڈ ساز اننگز ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک صاحب، یہ زبردست اننگ کھیلی ہے اور ایک نیا ریکارڈ دیکھنے میں آیا ہے. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے 300 رنز کی ایک اننگ کھیلی تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ اظہر علی از ان گڈ فارم اور جہاں پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے یہ پاکستان کی بیٹنگ کا ساتھ دیتا ہے اور اکیلا کھڑا ہو کے اتنا بڑا سکور 205 اور پھر ناٹ آؤٹ وہاں گیا ہے. یہ ایک بہت اچھا میں کہوں گا پاکستان کے لیے بھی. اور جو پاکستان نے 443 رنز کیے ہیں
اس میں بہت اس کا کردار ہے جی. اور بعض ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ صرف ٹیسٹ کرکٹ پر کانسنٹریٹ کریں، یہ مشورہ کتنا درست ہے؟ نہیں، یہ تو ایک ایسا چینل ہے کراچی کا، وہ سپورٹ چینل ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہاں پہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک سینئر رپورٹر بھی آتے ہیں اور وہ اظہر علی کے اوپر یہ طنز کرتے ہیں کہ یہ اوپنر ہے ہی نہیں. اور میں بڑی دیر سے یہ سن رہا ہوں، اس کو میں آپ کے چینل سے کوئی شرم دلانا چاہتا ہوں کہ اتنا یہ سکور کرتا ہے، اور آپ اظہر علی کے خلاف ہمیشہ کہ یہ اوپنر نہیں ہے، یہ اس کو نیچے آنا چاہیے. تو 300 رن بھی اوپن جا کے کیے ہیں، اور یہ ڈبل سینچری بھی کی ہے، انگلینڈ میں بھی بے شمار سکور انہوں نے کیا ہے. تو اس طرح کا میں کہوں گا کہ جو یہ سپورٹس کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے جی. اور تنقید کا سب سے اچھا جواب اظہر علی نے اپنے بلے سے دی، یہ بہترین بات ہے. تو سرفراز نواز صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے اس زہریلی شراب کی جس نے 36 زندگیاں لیں، اور اس شراب کے حوالے سے سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس سے 2 مہینے پہلے پولیس نے قبضے میں لیا تھا، لیکن پھر پولیس نے ہی اس کو بیچ ڈالا. ویلکم بیک ٹو اوورٹیک. سنگھ میں زہریلی شراب پینے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک آنے والی اطلاعات کے مطابق یہ تعداد 36 تک جا پہنچی ہے. اس معاملے میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ کریک ڈاؤن کے آغاز کے بعد مرکزی ملزم کو اس کے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جمع کرائی گئی ابتدائی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پولیس نے 2 مہینے پہلے زہریلی شراب قبضے میں لے لی اور پولیس نے اسے فروخت کر دیا. یہی شراب اب تک 36 زندگیاں نگل چکی ہے. اس معاملے پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں 92 نیوز کے نمائندے فیصل آباد سے منور اقبال. منور، بہت شکریہ. بتائیے اب تک کیا ہوا ہے؟ مرکزی ملزم ساتھی سمیت گرفتار ہو گیا ہے؟ جی بالکل طارق، اب تک جو ہے زہریلی شراب سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر 36 جانیں تو چلی گئی ہیں، لیکن پولیس کو 36 جانے کے بعد جو ہے تھوڑی سی ہوش آئی اور کریک ڈاؤن کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ملزمان کو پکڑا بھی ہے. اور ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ شراب نہیں تھی، یہ آفٹر شیو لوشن تھا جس کا شراب کی جگہ پر استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے جانی نقصان جو ہے زیادہ ہوا. لیکن طارق، یہاں پر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر 3 جو ہیں بیانات سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹرز کے بیانات وہ الگ ہیں اور جو پولیس ہے ان کے بیانات الگ ہیں. جو اہل علاقہ ہیں جو ان کے بیان ہیں وہ سب سے تشویشناک ہیں. اہل علاقہ کے بیانات یہ ہیں کہ جو شراب جو ہے، جو ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو ارسال کی گئی ہے اس کے مطابق اور اہل علاقہ کے بیانات کے مطابق یہ شراب جو ہے تھانہ چٹیانہ سے خاک روب کے ذریعے نکالی گئی. اس کے بعد جو ہے ایک جو سیول وہ وہاں پر جو پولیس لائن کے اندر خاک روب تھا اس کے ذریعے جو ہے محلہ مبارک آباد میں یہ شراب جو ہے یہ بیچی گئی اور جس سے یہ ہلاکتیں ہوئی. جبکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے، جو الائٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس جو شراب ہے اس کے اندر سپریٹ جو ہے اس کا استعمال زیادہ کیا گیا تھا. ذمہ داری پولیس پر بھی عائد ہوتی ہے کیونکہ 2 مہینے پہلے پولیس نے یہ شراب قبضے میں لے لی تھی. منور اقبال، بہت شکریہ آپ کا. پولیس کی رفتار کی ہم نے بات کی، پولیس کی کارکردگی کی بات کری، اور اب بات بتائیں آپ کو دنیا کی گلوبل ولیج میں تبدیلی انٹرنیٹ کی منہون منت ہے. آج پوری دنیا میں سب سے بھرپور میڈیا سوشل میڈیا ہے. معلومات تک رسائی کے لیے اب ٹی وی اور ہاتھوں میں دھرے کاغذی اخبارات کی جگہ سمارٹ فونز، ٹیبلٹس، فیبلٹس اور سمارٹ پیڈز استعمال کیے جاتے ہیں. تیز رفتار انٹرنیٹ سب سے بڑی ضرورت بنتا جا رہا ہے. تیز تر انٹرنیٹ سپیڈ کی ایک عالمی درجہ بندی جاری کی گئی ہے. کامی کی اس فہرست میں اوسطاً تیز ترین انٹرنیٹ سپیڈ کے اعتبار سے جنوبی کوریا کا پہلا نمبر ہے. ہانگ کانگ دوسرے نمبر پر موجود ہے. پڑوسی بھارت اس فہرست میں 105ویں نمبر پر ہے اور پاکستان اس فہرست میں کہیں نیچے آخری 4 ممالک کے ساتھ موجود ہے. اتنا ہی نہیں، ہم نے پاکستان میں حالیہ دنوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ گھنٹوں پی ٹی سی ایل سروسز معطل رہیں اور صارفین کو معلومات کے حصول میں رابطوں میں شدید دشواری پیدا آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں کا آن لائن کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا. اور اب
प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे बाजार अपडेट्स की। सबसे पहले आप तक पहुंचाएं गोल्ड रेट्स। तो गोल्ड रेट्स कुछ इस तरह से हैं कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सोने के निर्ख हैं 49,800 रुपए। गोल्ड रेट्स के बाद अगर बात करें चांदी के निर्खों की, तो पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में चांदी के निर्ख 624 रुपए हैं। करेंसी मार्केट पर अगर नजर डालें तो करेंसी मार्केट की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अमरीकी डॉलर ट्रेड कर रहा है 108 रुपए 2 पैसे में, आप देख भी सकते हैं। बरतानवी पाउंड 132 रुपए 25 पैसे में, दिरहम 29 रुपए 4 पैसे में, यूरो 112 रुपए 25 पैसे में, सऊदी रियाल 28 रुपए 65 पैसे में ट्रेड कर रहा है। हमने बात की करेंसी मार्केट की, गोल्ड और चांदी के निर्खों की। इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही है। KSE 100 इंडेक्स में 504 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं इंडेक्स 47,424 पॉइंट्स पर बंद हुआ और दिन के दौरान अगर बात करें तो 27 करोड़ 30 लाख के हिस्से का कारोबार हुआ। पूरे दिन के दौरान 281 कंपनीज के हिस्से की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 158 कंपनीज के हिस्से की कीमतों में कमी हुई। इसके बाद आज का पोल आपको बताएं, हमने आपसे ट्विटर पर पूछा था कि एडी ख्वाजा को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना के बाद हुकूमत सिंध काम करने देगी या नहीं। हुकूमत सिंध की नीयत के हवाले से हमने आपसे सवाल किया, तो आप देख सकते हैं 21% अफराद कहते हैं हाँ, 62% कहते हैं नहीं और 17% अफराद इस मामले में दिलचस्पी नहीं रखते। आज के न्यूज़ एट 5 से तारिक मतीन आपसे इसके साथ ही इजाजत चाहता है। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे।